नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति राणी। बाजार से मुनाफा कमाना है तो कई तरीके हैं आपके पास, कई तरीके के निवेश अप्रोच, कई तरीके के निवेश स्ट्रैटेजी है जिसके जरिए आप निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को और भी दमदार बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ फैक्टर्स की आज हम चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि इन फैक्टर्स का आपके निवेश से कनेक्शन क्या है, कैसे आपके पोर्टफोलियो को ये एक स्ट्रेंथ देता है, इन अलग अलग फैक्टर्स के फायदे क्या हैं। इस पर बहुत ही आसान भाषा में डिटेल में चर्चा करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के गेस्ट का परिचय करा दें। कीर्तन शाह हमारे साथ है, सीईओ प्रूडेंस वेल्थ एडवाइजर्स। कीर्तन, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में। और जब हम अलग अलग निवेश अप्रोच या निवेश स्टाइल्स की बात करते हैं तो ख़ास तौर पर कुछ फैक्टर्स का जिक्र यहाँ पर होता है, इसलिए एक फैक्टर इन्वेस्टिंग मेथड भी बनाया गया है निवेशकों के लिए। और बेसिकली म्यूचुअल फंड की इस दुनिया में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है जिससे उनको फ़ायदा मिले। सबसे पहले जब हम फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसके फ़ायदे हैं क्या। स्वाति जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। आई थिंक फैक्टर इन्वेस्टिंग की स्वाति जी जब बात करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है पहले लोगों को ये समझना होगा कि फैक्टर इन्वेस्टिंग होता क्या है लार्जली। ठीक है, अभी फैक्टर इन्वेस्टिंग एक रूल बेस्ड अप्रोच है या एक रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी है जिसमें आप कोशिश ये करते हो कि जब भी मैं इस स्टाइल की या इस रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की इन्वेस्ट करने की कोशिश करूं तो उस इन्वेस्टिंग में मेरा रिस्क कम हो जाए और उस रिस्क कम होने के साथ साथ मेरा रिटर्न्स थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। तो इमेजिन कीजिए एक ऐसा रूल बेस्ड सिस्टम जिसमें आप इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो जहां इंडेक्स से कम रिस्क ले रहे हो पर आपको शायद इंडेक्स जितना या इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न मिल जाए। तो आप उस स्टाइल की इन्वेस्टिंग को जो थोड़े से रूल को यूज करके इन्वेस्टिंग की जाती है उसे आप फैक्टर इन्वेस्टिंग कहते हैं। अब इस स्टाइल की इन्वेस्टिंग कैसे होती है, मुझे एक एग्जांपल देने दीजिए जिससे शायद दर्शकों को अच्छी तरीके से ये समझेगा। मान लीजिए मैं एक नया या तो एक नया इंडेक्स बना देता हूं या किसी एक एग्जिस्टिंग इंडेक्स में थोड़े से चेंज करके उसको मॉडिफाई कर देता हूं। तो मान लीजिए अगर निफ्टी एक इंडेक्स है जिसमें 50 स्टॉक है और हर स्टॉक का वेट अलग अलग है, मैं एक दूसरा रूल अप्लाई कर देता हूं। मैं कहता हूं कि इसी 50 निफ्टी के स्टॉक्स में मैं हर स्टॉक को इक्वल वेट दे दूंगा। तो जो नया इंडेक्स निकलेगा उसे आप कहते हो निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स। उस इंडेक्स को आप स्मार्ट बीटा इंडेक्स कहते हो या फैक्टर इन्वेस्टिंग बेस्ड इंडेक्स कहते हो, राइट। वैसे ही अगर मैं एक दूसरा कंप्लीटली नया इंडेक्स बना दूं जिसमें मैं कह रहा हूं कि मैं निफ्टी 100 जो इंडेक्स है उसमें से पिछले 6 महीनों में जो 30 सबसे कम लो वॉलिटिलिटी वाले स्टॉक्स थे उनको उठाऊंगा और उन 30 स्टॉक्स का एक नया इंडेक्स बना दूंगा, तो उस इंडेक्स को भी आप फैक्टर इन्वेस्टिंग इंडेक्स कहते हो। तो आप करते ये हो कि कुछ रूल्स के बेसिस पे आप या तो किसी एक एग्जिस्टिंग इंडेक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हो या कंप्लीटली एक नया इंडेक्स बना देते हो और फिर आप उस इंडेक्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो। कैसे? तो मान लीजिए ये जो मैंने आपको कहा कि 50 इक्वल वेट इंडेक्स वाला जो आपने नया इंडेक्स बना दिया है, आप उस इंडेक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। आप या तो एक ईटीएफ बना दीजिए या एक इंडेक्स फंड बना दीजिए उसके ऊपर। तो आप जब उस ईटीएफ में या उस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आप इनडायरेक्टली ये निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो इंडेक्स है या ये जो स्टाइल है इन्वेस्टिंग की, ये एक्टिव और पैसिव के बीच में है। कैसे? देखिए, आप प्रीडोमिनेंटली तो एक इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करें, पर ये एक्टिव कैसे है? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी हर 3 महीने में 6 महीने में जो वेट्स अगर हिल गए हैं मार्केट मूवमेंट की वजह से उसे वापस रीबैलेंस कर देता है। यानी हर 3 महीने में 6 महीने में एक्टिवली ये उस इंडेक्स को रूल को यूज करके वापस रीबैलेंस कर देता है। तो ये ऐसी स्ट्रैटेजीज है जिसमें आप रूल के बेसिस पे निवेश करते हो, राइट। पर क्योंकि एक इंडेक्स में पैसा जाता है, ये कहीं एक्टिव और पैसिव के बीच में इंडेक्स
इन्वेस्टिंग की जाती है। इस टाइप की इन्वेस्टिंग को स्वाति जी आप फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग या स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग कहते हैं। ओके, फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग या स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग। अब इतने सारे फैक्टर्स हैं, एक रूल बेस्ड आपने निवेश अप्रोच की बात की, और अगर वो रूल इन केस नहीं चला या फिर स्ट्रैटेजी उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं चली, तो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है इस तरीके की फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग का। एब्सोल्युटली। अभी देखिए बहुत अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज या फैक्टर्स यूज करके इस टाइप की इन्वेस्टिंग हो सकती है। जैसे वैल्यू एक फैक्टर लेकर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रोथ एक फैक्टर लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्वालिटी है, मोमेंटम है, वॉलिटिलिटी है। ये 5 मेजर ऐसे फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बिल्ड हो चुकी है मार्केट में। देखिए ये हर स्ट्रैटेजी अलग अलग समय पे काम करती है, राइट। जरूरी नहीं है कि आपने अगर वैल्यू स्ट्रैटेजी में पैसा लगाया तो ये वैल्यू स्ट्रैटेजी आपको कंटिन्यूअसली साल दर साल अच्छा परफॉर्मेंस देगी, या आपने अगर मोमेंटम स्ट्रैटेजी में पैसा लगाया तो ये साल दर साल आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगी। देखिए ये हर स्ट्रैटेजी या हर फैक्टर साइक्लिकल होता है। तो आप देखेंगे किसी एक 2 या 3 साल के पीरियड में बहुत सारे रीजंस की वजह से वैल्यू एक स्ट्रैटेजी काम करेगी, और किसी एक 2 या 3 साल के पीरियड में आप देखेंगे ग्रोथ या मोमेंटम जैसी स्ट्रैटेजीज काम करेगी। तो जब आप इन स्ट्रैटेजीज में निवेश करते हो, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी स्टाइल या फैक्टर वाला स्ट्रैटेजी कौन से मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में काम करेगा। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो इस स्ट्रैटेजी में रिस्क भी उतना है कि आप शायद बहुत लंबे समय तक गलत स्ट्रैटेजी में फंस गए तो आप अंडर परफॉर्मेंस देखेंगे। बिल्कुल। तो बेसिकली सोच समझकर किसी फैक्टर को चुनना आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए एक प्रॉपर रिसर्च या फिर कंपनी की नॉलेज, स्टॉक कैसा है, कौन से स्टाइल को फॉलो करता है, या इंडेक्स कैसा है, इसको समझना और जानना ज़रूरी है, जिसमें कीर्तन हमारी मदद कर रहे हैं। आपने कई फैक्टर्स का यहाँ पर जिक्र किया। वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग है, क्वालिटी एक फैक्टर है, मोमेंटम एक फैक्टर है, वॉलेटिलिटी भी एक फैक्टर है, जिसका ध्यान में रखते हुए ये तमाम फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग बनाई गई है। इसमें से 2 की हम चर्चा आज करते हैं कीर्तन, जो बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली पॉपुलर है, जिसमें जो काफ़ी अनुभवी इन्वेस्टर्स हैं वो इन तरीके के फैक्टर्स को फॉलो करते हैं। एक है वैल्यू इन्वेस्टिंग और दूसरा है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। एक एक करके समझते हैं आपसे। वैल्यू इन्वेस्टिंग या वैल्यू फंड में या वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, क्या खासियत है इसकी? स्वाति जी, वैल्यू इन्वेस्टिंग बड़ी आसान थियोरी है। अब देखिए सालों से ये स्टॉक्स ट्रेड होते आ रहे हैं, और आप देखेंगे बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे आप जैसे मेरे जैसे लोग कहते रहते हैं कि इस स्टॉक का वैल्यूएशन ज्यादा है या इस स्टॉक का वैल्यूएशन कम है। वो कौन से बेसिस पे कहते हैं, मैं बड़ा सिंपल तरीके से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए ट्रेडिशनली इन सब सेक्टर्स को एक वैल्यूएशन रेशियो के बेसिस पे एनालाइज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल दूं, ये जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स ट्रेड होते हैं इन्हें एक रेशियो पे एनालाइज किया जाता है जिसको कहते हैं प्राइस टू बुक रेशियो। ये बैंक्स के लिए प्राइस टू बुक रेशियो उनका वैल्यूएशन रेशियो है। या अगर आप देख लेंगे आईटी स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स, एफएमसीजी स्टॉक्स, इन स्टॉक्स को प्राइस टू इक्विटी पीई रेशियो पे वैल्यू किया जाता है। या ऐसे ही बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स है जो डेट हैवी है, जिन पे बहुत सारा लोन होता है। इन सेक्टर्स को, ऑयल एंड गैस, पावर, इन सेक्टर्स को आप ईवी बाय एबिटा रेशियो पे वैल्यू करते हैं। तो ऐसे जितने भी सेक्टर्स हैं उनको अलग अलग वैल्यूएशन रेशियो से वैल्यू किया जाता है। अब देखिए इतने सालों से ये स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं, इतने सालों से उनके वैल्यूएशन रेशियोज मॉनिटर किए जा रहे हैं, तो एक एवरेज वैल्यूएशन रेशियो है। तो मान लीजिए एक बैंक है जो पिछले 10 सालों से ट्रेड हो रहा है, तो आपको पता है कि पिछले 10 सालों में उसका एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो क्या रह चुका है। तो जब आप देखते हैं कि इन स्टॉक्स, ये स्टॉक अपने एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप उसे ग्रोथ स्टॉक्स कहते हैं। और जब आप देखते हैं कि ये स्टॉक्स अपने 10 साल के एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उसे वैल्यू स्टॉक्स कह रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जिससे आप प्रोबेबली समझ पाएंगे कि कौन सा स्टॉक वैल्यू है और कौन सा स्टॉक ग्रोथ है। स्वाति जी, एब्सोल्युटली। तो बेसिक डिफरेंस आपने बताया, वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग, बेसिकली कौन सा स्टॉक कौन से अप्रोच को फॉलो करता है।
लेकिन कैसे फॉलो किया जाता है इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आई एम श्योर जब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग या ग्रोथ इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो एक जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करें, वैल्यू स्टॉक्स की बात करें, कैसे डिसाइड होता है कि अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस के अबव उसको ट्रेड करना है या फिर बिलो ट्रेड करना है? देखिए स्वाति जी, ये तो क्लियर है कि अगर मैं वैल्यू स्ट्रेटेजी में पैसा लगाने की कोशिश कर रहा हूं तो फंड मैनेजर ऐसे ही स्टॉक्स में पैसा लगाएगा जो अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से वैल्यूएशन पे कम पे ट्रेड कर रहा है। अब क्वेश्चन ये हो सकती है कि ऐसे स्टॉक्स में क्या पैसा लगाकर मतलब है जिसमें वो अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से कम ट्रेड कर रहा है? देखिए, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक स्टॉक अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से कम पे ट्रेड कर रहा है या हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, लार्जली अगर आप देखिए, अगर एक लाइन में मुझे आंसर देना है, रीजन ये हो सकता है कि वो अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से कम ट्रेड कर रहा है या ज्यादा ट्रेड कर रहा है क्योंकि आपकी फ्यूचर अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन उस स्टॉक से उस लेवल की है। इसका मतलब अगर आप उस स्टॉक से फ्यूचर अर्निंग्स में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो अपने पास्ट अर्निंग से, तो ये स्टॉक शायद अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से ज्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड करेगा। पर अगर आपको लग रहा है कि अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से या हिस्टोरिकल अर्निंग से ये स्टॉक कुछ ज्यादा पैसे नहीं कमाने वाले फ्यूचर में, तो शायद आपको ये स्टॉक अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस या उससे कम ट्रेड करता हुआ मिलेगा। एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आज आप में सब देख रहे हैं कि कैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक वेव आ रहा है ईवी व्हीकल्स का। तो ऐसा माना जा रहा है कि फ्यूचर शायद पेट्रोल डीजल कार्स नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। अब क्योंकि आप और मैं ये सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शायद फ्यूचर में बहुत चलेंगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए, उनकी बैटरी चार्ज करने के लिए पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। तो देखिए, आप अचानक से देखेंगे कि पावर स्टॉक्स, लेट्स से टाटा पावर जैसे स्टॉक्स, अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से बहुत ज्यादा ऊपर ट्रेड करने लगे क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि टाटा पावर जैसी कंपनियां शायद उनकी फ्यूचर अर्निंग्स हिस्टोरिकल अर्निंग्स से ज्यादा होगी। तो अचानक से ये स्टॉक्स अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से काफी ऊपर ट्रेड करने लगे। पर उसी टाइम पे अगर आप देखेंगे, शायद एक स्टॉक ले लीजिए आईटीसी जैसा, राइट? अब क्योंकि कंपनी इतना पैसा कमा रही है, कैश फ्लो बहुत ज्यादा है, डिविडेंड्स बहुत दे रही है, पर लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद कंपनी के पास इतना पैसा होने के बावजूद कंपनी इस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है या कुछ ऐसा नहीं कर पा रही है जिसकी वजह से कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। इसलिए ये स्टॉक शायद अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से बहुत ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है, या तो सेम लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है या नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस केस में आप आईटीसी को एक वैल्यू स्टॉक कहेंगे, जो वैल्यू स्ट्रेटेजी वाले फंड्स इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और टाटा पावर को आप एक ग्रोथ स्टॉक कहेंगे जिसमें शायद ग्रोथ स्ट्रेटेजी वाले फंड्स या फैक्टर फंड्स इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि वो अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से ऊपर चल रहे हैं। आपको बेसिकली सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जब आप वैल्यू स्टॉक या वैल्यू फंड्स की बात कर रहे हैं, आप ऐसे स्ट्रेटेजी में पैसा निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर स्टॉक प्राइस में वॉलेटिलिटी बहुत कम होने वाली है क्योंकि वो अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से कम या हिस्टोरिकल एवरेजेस पे ट्रेड कर रहे हैं। वो शायद आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड्स भी दे देंगे और उसमें वॉलेटिलिटी होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल कीर्तन। इनफैक्ट अगर हम एज कम्पेयर टू ग्रोथ इन्वेस्टिंग की बात करें तो क्या फिर ग्रोथ इन्वेस्टिंग में पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है और रिटर्न भी ज्यादा रहते हैं? एब्सोल्युटली स्वाति जी, जब भी आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में वॉलेटिलिटी भी ज्यादा रहती है और रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा रहती है, वर्सेस वैल्यू इन्वेस्टिंग जहां पर आप शायद एक स्टेबल पोर्टफोलियो मिलेगा पर उस स्टेबल पोर्टफोलियो में रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी शायद उतनी अग्रेसिव नहीं होगी। पर देखिए, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, ये साइक्लिकल रिटर्न्स देते हैं या ये स्ट्रेटेजीज बहुत साइक्लिकल होती है। जैसे आप नोटिस करेंगे कि 2-3 साल के ऐसे पीरियड आ जाएंगे जहां पर वैल्यू स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम कर जाएगी और 2-3 साल ऐसे आ जाएंगे जहां ग्रोथ इन्वेस्टिंग या ग्रोथ स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा कर देगी। एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा आपको समझने के लिए कि ग्रोथ कब अच्छा करता है और वैल्यू कब अच्छा करता है। तो देखिए, आप कभी भी नोट कीजिएगा, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स देखें तो जब भी इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में गिरना शुरू होते हैं,
ऐसा समय है जब ग्रोथ स्ट्रैटेजीज काम करती है। आप देखेंगे ग्रोथ डोमिनेंट फंड्स अच्छा रिटर्न जनरेट करेंगे। और आज के सिचुएशन में जहां पर आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि वैल्यू स्ट्रैटेजीज अच्छा करती है, राइट? तो आपको ध्यान में ये रखना है कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं तो टेक्निकली वैल्यू स्ट्रैटेजीज अच्छा करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं तो ग्रोथ स्ट्रैटेजीज अच्छा करेंगे। स्वाति जी, अभी जिस मौजूदा समय में हम हैं, कीर्तन, अभी कैसे स्टॉक में निवेश करने का समय है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ है, बाजार काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो वैल्यू या फिर ग्रोथ? स्वाति जी, अगर आप नोट करेंगे पिछले एक साल में वैल्यू फंड्स के रिटर्न्स या जो भी म्यूचुअल फंड्स वैल्यू स्ट्रैटेजी या वैल्यू इन्वेस्टिंग करते, उन्होंने ग्रोथ इन्वेस्टिंग वाले स्टाइल को काफी आउट परफॉर्म किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समय अगले पिछला एक साल और शायद आने वाला एक साल, 1.5 साल, 2 साल वैल्यू स्ट्रैटेजीज ग्रोथ स्ट्रैटेजी से काफी अच्छा करेंगे। तो वैल्यू स्ट्रैटेजी पे मेरा फोकस ज्यादा रहेगा। ओके, और कौन से ऐसे फंड्स या थोड़ा सा उदाहरण दे पाए जहां पर फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के तौर पर मे बी एएमसी जो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करती हैं और वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का यूज होता है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप ब्रॉड बेस्ड अंडरस्टैंडिंग रखें तो एक्सिस म्यूचुअल फंड टिपिकली ग्रोथ इन्वेस्टिंग करता है ज्यादा। तो ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाने की कोशिश करता है जिससे जो शायद हिस्टोरिकल एवरेजेस से वैल्यूएशन ऊपर है, पर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अर्निंग्स इतनी अच्छी होगी कि रिटर्न्स निकल जाएंगे। जबकि आप देखेंगे आईसीआईसीआई फंड हाउस एक ऐसा फंड हाउस है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग पे ज्यादा ध्यान देता है। अगर आप ब्रॉडर लेवल पे भी देखें स्वाति जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं, इंडेक्स में पैसा लगाते हैं, तो इंडेक्स ग्रोथ इन्वेस्टिंग का एक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जो भी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं उसको इंडेक्स में ऐड कर दिया जाएगा, जो स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रहे उसको इंडेक्स से निकाल देंगे। तो पैसिव या इंडेक्स इन्वेस्टिंग ग्रोथ इन्वेस्टिंग हो गया, पर जब आप एक्टिव फंड्स में पैसा लगाते हो तो वैल्यू इन्वेस्टिंग हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है आज का समय है कि आपको एक्टिव इन्वेस्टिंग करना चाहिए, राइट, ना कि पैसिव या इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग। ओके, बहुत धन्यवाद करेंगे कीर्तन, आप इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपने आसानी से काफी क्लैरिफिकेशन दिया। धन्यवाद आपका। वक्त एक ब्रेक का भी हो गया। ब्रेक के बाद बढ़ती महंगाई और निवेश में कमाई कैसे करें, महंगाई का सोल्यूशन, एसेट एलोकेशन कैसे किया जाए, हमारे साथ ब्रेक के बाद शामिल होंगे सौरभ गुप्ता, फंड मैनेजर, इक्विटी, क्वांटम एएमसी। बने रहिए हमारे साथ। इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है, यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा। Wide range of Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. परफॉर्मर ऑफ द मंथ। सर वो काफी टाइम से मेरा इंक्रीमेंट पेंडिंग है। इंक्रीमेंट कहाँ भागे जा रहा है? वो सीढ़ी देख रहे हो? इस सीढ़ी के पहले पड़ाव पे हो अभी तुम, कल टॉप पे होंगे। उस कल का इंतजार करो माय बॉय रोहन। वो कल कभी नहीं आएगा दोस्त। आपकी सही कीमत समझने वाले हमेशा करते हैं सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। बढ़ती महंगाई और कैसे करें अपने निवेश में कमाई, इसी पर करने वाले हैं चर्चा। सौरभ गुप्ता हमारे साथ है क्वांटम एएमसी से। सौरभ, बहुत टेंशन है लोगों के मन में, निवेशकों के मन में, कि उनकी निवेश की गाढ़ी कमाई महंगाई खा रही है। अब क्योंकि हमें मालूम है ब्याज दरें बढ़ रही हैं, साथ ही महंगाई भी बढ़ रही है, तो निवेश को बचाना है और जितना भी हमने इकट्ठा किया है उसको ना खोएं, उसके लिए स्ट्रैटेजी भी अपनानी है। एसेट एलोकेशन पर हम चर्चा करें उससे पहले अगर हम अलग अलग एसेट क्लासेस की बात करें और निवेश के रियल रिटर्न की बात करें, तो कहां पर मिल सकता है निवेश का रियल रिटर्न?
जी धन्यवाद आपका सबसे पहले तो हमें इस शो में आमंत्रित करने के लिए। देखिए अगर आप देखें तो डिफरेंट एसेट क्लासेस रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एक मैट्रिक्स होता है जिसमें रिस्क जैसे-जैसे आप बढ़ता है, रिस्क वोलेटिलिटी से डिफाइन होता है। अब बढ़ता जाता है वैसे-वैसे रिटर्न प्रोफाइल भी बढ़ती जाती है। तो सबसे सबसे नीचे एंड पे लिक्विड फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट होता है जहां रिटर्न कम है, कमोबेश कम रहता है, लेकिन वोलेटिलिटी नहीं होती। जितना आपको प्रॉमिस किया गया है उतना आपको पैसा मिल जाता है। और एकदम फार एंड पे इक्विटी होती है जहां की वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। उसे मैं रिस्क नहीं कहूंगा बट वोलेटिलिटी ज्यादा होती है लेकिन रिटर्न ज्यादा आ सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि रियल रेट ऑफ रिटर्न वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर इन्फ्लेशन के दौर में। अब जब लास्ट 3 4 5 साल में जब इन्फ्लेशन कम था या मुद्रास्फीति कम थी, तब अगर आपके एफडी रेट्स 5-6% आपके एफडी रेट्स थे और सीपीआई इन्फ्लेशन जो कि 4 से 5% था, तो आप एक 1% का रियल रिटर्न बना रहे थे आपके एफडी पे भी। लेकिन अब 8% के आसपास रिपोर्ट होने लग गए सीपीआई इन्फ्लेशन, और जिस तरह से चीजें माहौल है जियोपॉलिटिक्स में शायद ये थोड़ा और बढ़े। ऐसे में आपका एफडी डेफिनेटली आपको नेगेटिव रियल रिटर्न दे रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन यानी कि पैसे की वैल्यू जो कम होने की दर है वो 8% है और आपका निवेश आपको सिर्फ 6% रिटर्न ही दे रहा है, तो 2% का गैप है। तो एसेट क्लासेस में आपको इस तरह से मूव होना पड़ेगा जहां पे पोटेंशियल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, उस तरह से आपको चूज करना पड़ेगा। तो अगर आप फार एंड पे जाएं तो अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो दो एसेट्स हैं, दो एसेट क्लासेस जो आपको सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन हेज देते हैं। एक तो है गोल्ड और दूसरा है इक्विटीज। ये दोनों एसेट क्लासेस पे आपको मूव होना पड़ेगा। एक गोल्ड से आपको एक डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी मिलता है और वो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन हेज है और प्लस करेंसी हेज भी है। तो अगर रुपए डॉलर पे कुछ हो रहा है या रुपी वीक होने की अंदेशा है तो उसका डाइवर्सिफिकेशन भी आपको गोल्ड से मिलता है। और इक्विटी क्योंकि कंपनी के जो अर्निंग्स होते हैं वो नॉमिनल उस पे चलते हैं और तो इस वजह से इन्फ्लेशन का फायदा होता है इक्विटी को। हाइपर इन्फ्लेशन से नुकसान हो सकता है इक्विटी में, लेकिन जनरल इन्फ्लेशन से कंपनीज प्राइस बढ़ाती है तो इन्फ्लेशन से फायदा होता है। तो आपको आपका निवेश इक्विटी की तरफ मोड़ना पड़ेगा ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। तो लंबी अवधि में महंगाई को मात देने के लिए इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो कारगर साबित होता है, और गोल्ड तो हमें मालूम ही है सुरक्षित निवेश का बेहतरीन विकल्प है। मैं आपसे एसेट एलोकेशन की एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहती हूँ जो शायद कम ही लोगों को मालूम है, और मैं उससे आपसे समझना भी चाहूंगी कि आखिरकार ये जो स्ट्रैटेजी है वो काम कैसे करती है। आप शायद बेहतर बता पाएं 70-15-15 की स्ट्रैटेजी जरा एक्सप्लेन करेंगे सौरभ, क्या है ये? जी जरूर। उससे पहले मैं आपको बता दूं एसेट एलोकेशन हमारे दर्शकों के लिए कि एसेट एलोकेशन क्या है। देखिए एसेट एलोकेशन एक स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आप अपने फाइनेंशियल गोल्स में पहुंचने की कोशिश करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, जो कि आज से 15-20 ईयर्स बाद आपकी रिटायरमेंट होगी, आपके किड्स के हायर एजुकेशन हुए, उनके मैरिज हो गए, आपको वहां पहुंचना है और उस पैसे को बचाना है इन्फ्लेशन से। तो उसको किस तरह से डिजाइन करें, दैट इज एसेट एलोकेशन। विद इन एसेट एलोकेशन देयर विल बी डिफरेंट एसेट क्लासेस जो कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल और अपनी नीड्स के हिसाब से लेंगे। 70-15-15 एसेंशियली ये है कि आप अपने जो डाइवर्सिफिकेशन विद इन इक्विटी बास्केट करेंगे उसको आप इस तरह से डाइवर्सिफाई करें कि आप हर चीज को एक ही स्टाइल में न डालें। तो पहले बात करूंगा मैं आपको कि पहले थोड़ा पैसा आप लिक्विड फंड में अलग रखिए जो कि आपका सेफ्टी मनी होता है जिसमें आप रिस्क न लें। उसके बाद वो आपका करीबन अगले 12 महीने के जो आपके खर्चे हैं वो आपके ऐसे जगह होने चाहिए जहां पे कोई आपका रिस्क ना हो। या तो एक अच्छे लिक्विड फंड में डालिए या एफडी में डालिए, उस पर हमको रिस्क नहीं लेना है, उस पर हमें लिक्विडिटी चाहिए, रिटर्न नहीं चाहिए। उसके बाद जो बचे हुए पैसे अगर वो 100 हैं उसमें से 20 गोल्ड के लिए अलग रखिए और बाकी 80 को 70-15-15 के हिसाब से आप इक्विटी में डालें। तो 70-15-15 इस तरह से है कि 15 आप किसी वैल्यू फंड में डालें क्योंकि वैल्यू फंड जनरली कम रिस्क लेते हैं, तो वो एक आपका एंकर एलोकेशन हो गया रिटर्न के लिए। 15% आप एक थीमेटिक फंड में डालें, जैसे कि आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है ESG का जो कि आप यूज कर सकते हैं, उस तरह से एक एलोकेशन हो गया, तो वो 15 एलोकेशन। और 70 का एक ऐसा बास्केट क्रिएट करें जिसमें एक मिड कैप फंड हो, इसमें एक स्मॉल कैप फंड हो, या फिर एक अच्छा वेल मेंटेन्ड फंड ऑफ फंड्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। तो एक 8-9 स्टॉक म्यूचुअल फंड्स का एक पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा हर समय हर स्टाइल रिटर्न नहीं देता।
2016 से 2019-20 तक ग्रोथ स्टाइल ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। 2020 से चीजें थोड़ी वैल्यू की तरफ मुड़ी है और आप देखिए वैल्यू का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता जा रहा है। तो जिन लोगों ने सिर्फ ग्रोथ में इन्वेस्ट कर दिया वो अब उनका रिटर्न्स मार खाएगा, और जिन्होंने पहले वैल्यू में कर दिया उनका रिटर्न्स थोड़ा प्रेशर में आ गया। तो एक वेल डाइवर्सिफाइड बास्केट अगर आप बनाएंगे जिसमें स्मॉल कैप भी हो, जिसमें लार्ज कैप भी हो, तो आप देखेंगे कि आप एक मिलीजुली स्ट्रेटेजी से एक ऐसा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे 14 to 15% विच इजीली बीट्स द इन्फ्लेशन, और लॉन्ग टर्म में रियल रिटर्न्स पॉजिटिव रहने की वजह से आप अपने एसेट एलोकेशन के थ्रू अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएंगे। सौरभ, महंगाई से अगर हमेशा एक कदम आगे रहना है तो बेसिक जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें हमें क्या बदलाव करने की जरूरत है? हाँ जी जरूर। देखिए सबसे पहले जब भी आप फाइनेंशियल तो सेविंग्स के बारे में बात करेंगे। अब देखिए इन्फ्लेशन के समय में ज्यादातर जो सैलरीड लोग होते हैं उनका क्या है कि इनकम फिक्स्ड होता है और एक्सपेंसिव बढ़ते जाते हैं, तो किसी तरह से आपको आपके एक्सपेंसेस को मैनेज करना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्मूला ये है, व्हाट इज सेविंग्स, योर इनकम माइनस योर एक्सपेंसेस इज योर सेविंग्स। यू हैव टू चेंज दैट फॉर्मूला। आप ऐसा सोचे कि इनकम माइनस सेविंग्स इज माय एक्सपेंसेस। मुझे पता है कि ये एडजस्टमेंट आसान नहीं है, पर ये सबसे पहला एडजस्टमेंट है। उसके बाद ऐसे एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको देखने हैं जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अब इन्फ्लेशन में भी आप ये समझिए कि इन्फ्लेशन हर किसी के लिए अलग अलग होता है। जो गवर्नमेंट हमको सीपीआई बास्केट का इन्फ्लेशन देती है उसमें 50% फूड है, लेकिन हम ज्यादातर मध्यम वर्गीय की अगर बात करें तो उनका खर्चे का जो आप देखेंगे उसमें फूड से जस्ट 20%, उसमें बाकी चीजों का ज्यादा होता है। अगर आप स्कूल फीस देखें उसका इन्फ्लेशन बहुत हाई है। तो जनरली एक नॉर्मल मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास हाउस होल्ड का इन्फ्लेशन 10% के आसपास होता है, न कि 5-6% जो कि गवर्नमेंट हमेशा बताती है, क्योंकि अपना कंजम्पशन बास्केट अलग है। तो आप अपने कंजम्पशन बास्केट के हिसाब से समझिए कि आपका इन्फ्लेशन 9 से 10% है और आपको उसको बीट करना है। और अगर आप इक्विटी के रिटर्न्स देखें, इवन इंडेक्स लेवल पे भी करीबन 14 to 15% इक्विटी रिटर्न आपको मिलता है। तो क्लियरली आपको 4 से 5% का रियल रिटर्न मिल रहा है जो कोई और एसेट क्लास आपको नहीं देता है। तो ग्रोथ के लिए आपको वो एलोकेशन करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि आप रियल रिटर्न कंटिन्यूअस बेसिस पे अच्छा जनरेट कर पाए। और इक्विटी एक्सेसिव रिटर्न या अच्छा रिटर्न क्यों देती है? क्योंकि वो जो कंपनियां हैं उस पोर्टफोलियो में या जो आपने ली है या जो म्यूचुअल फंड ली है उनको कहीं हद तक इन्फ्लेशन से फायदा होता है। जैसे अगर 8% इन्फ्लेशन है तो कंपनी भी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस 8 से 9% से बढ़ाएगी, तो उसी तरह से उसका ईपीएस भी बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। जिन कंपनियों को इन्फ्लेशन से फायदा है उस वर्ग की तरफ अगर आप एलोकेशन रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा। बिल्कुल सौरभ, एब्सोल्युटली। तो एक पूरा एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी से आप महंगाई को मात दे सकते हैं और वहीं पर निवेश करें जहां पर महंगाई से ज्यादा आपको रिटर्न मिलने की क्षमता हो। बहुत धन्यवाद करेंगे सौरभ, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपके मन में भी कोई सवाल है अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ, जरूर भेजें। हमें व्हाट्सएप करें अपना सवाल अपने पूरे मोबाइल नंबर के साथ। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपना सवाल moneyGuru@zmedia.slgroup.com पर। इसके अलावा सोशल मीडिया पेजेस पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं।